हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगम तट पर बड़े हनुमान मंदिर पहुंचकर राम मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और वहीं महाकुंभ प्रयागराज 2025 के प्रत्येक चिन्ह के अनावरण के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करते हुए प्रत्येक चिन्ह का अनावरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने वेबसाइट kumbh.com.in और महाकुंभ मेला 2025 की लॉन्चिंग की। केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं को, स्थानीय प्रशासन और शासन से जुड़े हुए विभिन्न विभागों को मिलकर के इन सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। स्वच्छता के लिए प्लास्टिक फ्री कुंभ होगा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए हमें यहां पर फिर से कार्य करना है, मेले का विस्तार करना है और प्रयास होना चाहिए कि मुख्य पर्व जो होंगे स्नान के, उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे। यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे लागू होना चाहिए। EI टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहां दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार की किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हों, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहां पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है। बरसात 2019 की तुलना में 1 महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य 1 महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर देकर के
इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा, एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग बैरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, एनएचएआई के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे पास अभी समय है, कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। टीम प्रयागराज, जो प्रयागराज महाकुंभ के लिए यहां पे अधिकृत की गई है, वह यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद बनाते हुए अखाड़ों के साथ में, संतों के साथ में, आचार्यवाड़ा, काक चौक या तीर्थ पुरोहित, इन सभी के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए अपने कार्यक्रम को हम लोग समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी बड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन के कार्य हो रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 दिसंबर उसकी डेडलाइन हो। 10 से 15 के बीच में हमारा प्रयास होगा कि हम प्रधानमंत्री जी को यहां आमंत्रित करके कुंभ मेले के लिए उनसे सभी परियोजनाओं का उद्घाटन आदि के बारे में उनके करकमलों से इसको संपन्न करवा करके इसकी शुभारंभ की घोषणा करवा दें। उसकी तैयारी अभी से हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी विभागों से, चाहे वह भारत सरकार के विभाग हो या उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए, उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि जो उन्होंने डेडलाइन दी है उस पर उन्हें दिन रात लग करके मैन पावर बढ़ा, क्योंकि इधर पर्व और त्योहार पड़ेंगे। पर्व और त्योहार की पर्व और त्योहार आप मनाएं अतिरिक्त मान दे करके, लेकिन हमें व्यवस्थित रूप से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हर हाल में एक दिव्य और भव्य कुंभ के लिए, क्योंकि पिछली बार 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहां दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। एक कार्य प्रयागराज के अंदर हो सकता है, क्या प्रयागराज के अंदर हम होम स्टे आदि की व्यवस्था को भी प्रमोट कर सकते हैं? बड़े बड़े इवेंट के दौरान ये चीजें होती हैं, हुई हैं, और अच्छा होगा कि इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ मैसेज भी जाएगा। अतिथि देवो भव का एक मैसेज भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर इसमें कुछ प्रयास हो सकता है तो माननीय जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम भी, पर्यटन विभाग भी, स्थानीय प्रशासन भी इसमें अगर प्रयास कर सकेगा तो इसका एक अच्छा वह मैसेज इसका अच्छा होगा। अयोध्या में बहुत अच्छा उसका मैसेज था, वो काशी में उसके अच्छे मैसेज हुए, अच्छा उसका मैसेज हुआ था। अगर हम कर सकेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये बैठक आज यहाँ पे मेला प्राधिकरण की दूसरी बैठक हम यहाँ पे मेले के साथ, कुंभ मेले के साथ कर रहे हैं और अब हमें जल्दी जल्दी इन बैठकों के क्रम को
आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम व्यवस्थित रूप से इन सभी इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न कर सकें और उत्तर प्रदेश को हम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं फिर सभी विभागों से कहूंगा कि जिनका जो कार्य है वे समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी इन दोनों में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और अगर कहीं किसी स्तर पर हुआ तो उनकी जवाबदेही भी तय करेंगे। धन्यवाद। में मां भगवती की उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में 9 दिवसीय दुर्गा पूजा और गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने मां दुर्गा के चरणों में नमन किया। आरती के बाद गुजरात के पारंपरिक नवरात्रि गीतों और गरबा गीतों पर श्रद्धालुओं ने उल्लासपूर्वक नृत्य किया। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी भी देखी जा रही है, जो कि गरबा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें शारदीय नवरात्रि चल रही है और इस बीच 9 दिन ही दुर्गा माता का और मां दुर्गा मां के 9 रूपों का पूजन अर्चन होता है। इस मौके पर राजभवन में देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह समेत आनंदीबेन पटेल और तमाम दिग्गज जो है उनकी मौजूदगी थी और यहाँ जो है अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर गरबा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको स्वतंत्र देव सिंह जो है वो गरबा करते हुए नजर आ रहे होंगे और ये पूरी तस्वीर आपको राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्गा पूजा गरबा महोत्सव आयोजित है और सभी ने गरबा डांस किया और इसी के साथ साथ मां के चरणों में नमन भी किया और पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे राजभवन से, जहां राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तमाम दिग्गज नेता की मौजूदगी रही। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल जी की मौजूदगी रही, तो वही स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी रही। इसके अलावा भी तमाम दिग्गज नेताओं ने यहां पर शिरकत की थी। राजभवन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुर्गा महोत्सव के तहत देखिए गरबा का आयोजन किया गया था और इस गरबा में तमाम लोगों ने गरबा डांस किया, तमाम दिग्गजों की यहाँ पे शिरकत किए थे और यहाँ पर गरबा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तस्वीर राजभवन से आपको बता रहे हैं, जहां पर दुर्गा पूजा गरबा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। शारदीय नवरात्रि चल रही है और आपको बता दें देश के भिन्न भिन्न जगहों पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन पूजा होती है और बेहद जो है ये खास महत्व रखता है ये त्यौहार। और इस बीच तस्वीरें राजभवन से आपको दिखा रहे हैं, जहां राजभवन में दुर्गा महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में तमाम दिग्गजों ने शिरकत की और इसी के साथ साथ गरबा नृत्य करके इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाते हुए नेताओं जो है नजर आए। और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिग्गजों ने गरबा नृत्य करते हुए इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने का जिक्र किया। राज्य के विशेष बलों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी राज्यों में बताया है और हेलीकॉप्टर के प्रावधान से हमने हमारे जवानों की शहीदगी की संख्या को भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 बीएसएफ के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात है। इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार है। मैं जब छत्तीसगढ़ नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी को गया था, तब काफी डिटेल प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था और 24-25 अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के
सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनंती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, आज मैं जब इस बैठक को डिटेल सुन रहा था, तब राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और सीमावर्ती जिलों के अंदर ज्वाइंट टास्क फोर्स की रचना तो हमने की है, मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातों का जिक्र किया और वहीं वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक उन्होंने किया और इसी के साथ साथ आतंकवादी को खत्म करने के लिए और आतंकवाद को खत्म करने का उन्होंने जिक्र किया और इसी के साथ साथ देश में जितने भी ऐसे अराजक फैलाने वाले तत्व है या फिर जो आतंकवादी है जो कि लगातार अराजकता को, इस तरह के घटना को घटित करते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया। और आगे बढ़ते हैं, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। ये उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है। हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। फ्रेंड्स,
डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी है। इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कॉमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 6 अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। हा दालू में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन और हा आलिफू में फर्स्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने में भी सहयोग दिया जाएगा। ओशिनोग्राफी और ब्लू इकोनॉमी में भी हम साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। हमने डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया है। कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। अड्डू में नया भारतीय कॉन्सुलेट और बेंगलुरु में मालदीव का नया कॉन्सुलेट खोलने पर भी हमने बात की है। इन सभी पहलों से हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। क्लाइमेट चेंज हम दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती है। इस संबंध में सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी में भारत अपने अनुभव मालदीव के साथ साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मालदीव के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हम अपना हर संभव सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।